ऑफ़र बाय वन गेट वन फ्री। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोग मेरा महरम इश्क लवर्स हैं। काफ़ी सारे तो इसके सीज़न 3 का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये खबर सिर्फ मेरा महरम इश्क रीडर्स के लिए है। जिन्हें नावल पीडीएफ में चाहिए हो मुझसे रब्ता करें। मेरा महरम इश्क सीज़न 1 और 2 दोनों का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और जितने लोग पीडीएफ लेंगे इस हिसाब से मैं फ़ैसला करूँगी कि मैं सीज़न 3 लाऊं या नहीं। तो जिससे मेरा महरम इश्क दोनों सीज़न पीडीएफ में चाहिए वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। मेरा महरम इश्क का सीज़न 1 चूँकि इसकी ऑलरेडी पीडीएफ बन चुकी थी और किसी ने खुद ही बनाकर गूगल पर अपलोड कर दी थी, इसलिए मैं पहला सीज़न आपको बिल्कुल फ्री दूँगी। क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे उसके पैसे दें तो वो आप सबके साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन सीज़न 2 का पीडीएफ मैं खुद बनवा रही हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को फ्री लिख कर देती हूँ। कभी कोई डिमांड नहीं की। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन मेरा महरम इश्क सीज़न 2 का पीडीएफ रेट 500 है। इसके साथ आप लोगों को सीज़न 1 फ्री मिलेगा। सीज़न 2 आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो जो मेरा महरम इश्क के लवर्स दोनों सीजन्स एक साथ पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करें और 20 सितंबर से पहले पीडीएफ बुकिंग करवा लें। तो जी, अब आते हैं राज आंखें तेरी रीडर्स की तरफ। तो बिल्कुल राज आंखें तेरी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, मगर एक ट्विस्ट ये है कि राज आंखें तेरी की लास्ट एपिसोड से पहले उसका पीडीएफ बन जाएगा। तो जो राज आंखें तेरी पीडीएफ में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी यही ऑफ़र है। राज आंखें तेरी का पीडीएफ प्राइस 500 रुपये है, मगर चूँकि किस्मत नावल पहले से अपलोड है इसलिए मैं राज आंखें तेरी का सीज़न 1 जो कि फ़ेसबुक पर नहीं मौजूद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इन्हें बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगी। सो बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और दोनों नॉवेल्स इंजॉय करें। पीडीएफ हासिल करने का तरीका ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आपने 500 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे ट्रांसफ़र होने के फ़ौरी बाद दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। नॉवल मेरा महरम इश्क, किस्त नंबर 32, मुसन्फ़ा महनूर, रिश्तों की ताकत। गार्डन में ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम खुशगवार था। वो दोनों एक साइड खड़े दोनों बहन भाई को ही देख रहे थे। मशल ने नरमी से उसके कंधे को छुआ, सीने में सुकून उतरा। उसने दूसरा हाथ उठाया और शावेज़ के दूसरे कंधे को छुआ। वह कहीं गायब नहीं हुआ। मशल नम आँखों से मुस्कुराई। शावेज़ एकटक उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। उसके सामने खड़ी लड़की अपनी बहन नहीं माँ लग रही थी। उसके लम्स में कितनी शफ़क़त थी। मशल ने कंधे से हाथ हटाया और शावेज़ के चेहरे तक लाई, फिर उसके चेहरे को छुआ, उसकी आंखों में देखा। मशल शाह की आंखें बार बार धुंधली हो रही थीं। वो आगे बढ़ी और शावेज़ के सीने से लिपट गई। शावेज़ शाह के अंदर बाहर सालों बाद सुकून और ठंडक उतरी थी। उसने तड़प तड़प कर कितनी दुआएं मांगी थीं कि उसकी गुड़िया सिर्फ एक बार वापस आ जाए। अल्लाह ने उसकी तड़प सुन ली थी। वो इसे दोबारा अता कर दी गई थी। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। सालों से अंदर मौजूद खुबार बाहर निकालने लगा। उसके बचपन से ख्वाहिश थी कि उसका भी एक भाई हो। उसे एक भाई अता कर दिया गया था। उसने अपने दोनों नाजुक हाथों से शावेज़ की कमर के गिर्द हिसार मजबूत किया। शावेज़ ने अपने सुन हाथ उठाए और मशल की कमर तक लाकर उसके गिर्द हिसार बांधा। मशल शाह को आज भाई के हिसार में हिफाजत का एहसास हुआ। वो रो रही थी। उसकी हिचकियाँ सारे गार्डन में गूंज रही थीं। इन दोनों की आंखें भी नम हुईं। वो दोनों बहन भाई रो रहे थे, बस फ़र्क इतना था, मशल बाआवाज़ रो रही थी तो शावेज़ बेआवाज़। शावेज़ ने उसे रोने से नहीं रोका, मगर इस्लाम को इसके आंसू तकलीफ़ देने लगे थे। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भींचकर तकलीफ़ ज़ब्त की। आहिस्ता आहिस्ता उसके रोने में कमी आती गई। उसे एक अरसे बाद बाप की शफ़क़त और मोहब्बत जैसा लम्स महसूस हुआ, वैसा लम्स जैसा हमदान कुरैशी के हिसार में मिलता था। भाई तो बहनों का मान होते हैं, बड़े भाई बाप की तरह तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हर मशल शाह को तो वो तहफ़्फ़ुज़ कितने महीनों बाद मिला था। शावेज़ ने उसके बालों पर लब रखे तो वहीं इस्लाम की ओशनबली आंखों में वहशत उतरी। उसने अपनी मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से भींची कि हाथों की सारी नसें भर गईं। इसे कहाँ बर्दाश्त होता था कि कोई इसकी मशल को हाथ भी लगाए, मगर सामने खड़ा शख्स इसका सगा भाई था। वो सालों बाद मिल रहे थे, इसलिए इस्लाम इसे रोक नहीं सकता था, मगर उसकी आंखों में खून उतर चुका था। हज़ल उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुरसुकून रहने का इशारा किया। मशल का रोना बंद हो गया था। शावेज़ ने नरमी से हिसार ढीला किया। उसने अपनी भीगी निगाहें उठाकर अपने भाई को देखा। शावेज़ की आंखें भी भीगी हुई थीं। उसने अपने हाथ से मशल के आंसू साफ़ किए। मशल ने बहुत मुश्किल से अपने लबों को हरकत देने की कोशिश की। भीग ब्रो
نہ جانے کتنے سالوں بعد اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے اور دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ شاویز ساکت ہوا، سالوں سے اس کے منہ سے یہ اپنا نام سننا چاہتا تھا۔ اس کی حسرتیں پوری ہو گئی تھیں۔ شاویز کی آنکھوں میں ایک ساتھ جذبے ابھرے۔ اسے اپنی بہن سے صرف محبت نہیں، عشق تھا۔ اس کی گڑیا میں تو جان تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے منہ سے کچھ نہ بول پایا۔ کچھ دیر بعد مشل نے دوبارہ اپنا سر نکال کر شاویز کو دیکھا، جس کی آنکھیں رو رو کر لال ہو گئی تھیں۔ وہ بہن ہو کر اس کے اندر چلتی تکلیف کو سمجھ رہی تھی۔ اس نے اپنی حالت پر قابو پایا، پھر اپنی ایک ہتھیلی شاویز کے سامنے پھیلائی۔ میری چاکلیٹ؟ وہ اسے چاکلیٹ مانگتی وہی 6 سالہ بچی لگی۔ اس بار شاویز اپنی آواز حلق میں دبا نہ پایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ مشل کی مسکراہٹ پر آنسو غالب آ گئے۔ وہ اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگائے رونے لگا۔ اس نے مشل کو اپنے سینے میں ایسا بھینچا جیسے وہ دوبارہ اسے چھین لی جائے گی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ میں نے رو رو کر دعائیں مانگی کہ بس ایک بار میری گڑیا واپس آ جائے۔ اللہ نے میری دعائیں سن لی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بامشکل ایک ایک لفظ بول رہا تھا۔ گڑیا، میری جان، اب تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی نا؟ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے ایک بچے کی طرح پوچھ رہا تھا۔ مشل نے فوراً دائیں بائیں سر ہلایا۔ ہزل کی آنکھوں سے پانی کا ریلا بہہ نکلا۔ اسلام کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسو قابو کیے، پھر اپنا چہرہ صاف کر کے مشل کا چہرہ سامنے کیا اور اسے دوبارہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، پھر اس کے بالوں پر دوبارہ لب رکھے۔ کوئی لامحدود سکون تھا جو ان دونوں بہن بھائیوں کے سینوں میں اترا۔ مشل نے دوبارہ اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ نکالیں میری چاکلیٹ؟ شاویز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مشل نے اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر تیوری چڑھائی۔ اب یہ مت کہیے گا کہ کون سی چاکلیٹ؟ وہی جو آپ شاہ سے چھپا کر مجھے دیتے تھے۔ اور اس بات پر ہزل نے اپنی ہنسی روکی۔ ہر اسلام شاہ کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ شاویز کھل کر مسکرایا۔ مشل نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور مصنوعی خفگی سے شاویز کو گھورا۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ میری چاکلیٹ لانا بھول گئے؟ شاویز نے مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ ایسا ہو سکتا ہے میری گڑیا مجھ سے کچھ مانگے اور میں نہ لا دوں؟ لایا ہوں نا، چلو آؤ، اندر بیگ بھی ہے، نکال کر دیتا ہوں۔ اس نے مشل کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی جانب بڑھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے بھائی کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اور وہ چھوٹا 10 سال کا بچہ نہیں، 26-27 سال کا مضبوط اور طاقتور نوجوان تھا۔ مضبوط جسم، چوڑا سینہ، 6 فٹ سے نکلتا قد تھا۔ اسلام نے حیرت اور بے یقینی سے ان دونوں کی پشت کو دیکھا۔ اسے اب تک یقین آیا کہ وہ چھپ کر اس کی مشل کو چاکلیٹ لا کر دیتا تھا اور اس کی سنو وائٹ بھی اسے چھپ کر کھا جاتی تھی۔ اس نے غصے سے ہزل کو گھورا جو اپنی ہنسی چھپا رہی تھی۔ یہ کس چاکلیٹ کی بات ہو رہی تھی؟ ہزل نے معصومیت سے کندھے اچکائے، حالانکہ اسے شاویز نے اپنے اور مشل کے بچپن کے سارے قصے سنائے تھے۔ اسلام اپنا غصہ قابو کرتا ان کے پیچھے ہی اندر بڑھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں آئے، پھر شاویز نے مشل کا ہاتھ چھوڑا اور اپنا بیگ اٹھا کر ٹیبل پر رکھ کر اسے کھولا، اپنے کپڑے الٹ پلٹ کیے، پھر ایک سائڈ سے چاکلیٹ کا ڈبہ نکالا۔ دل ہی دل میں ہزل کو شکریہ ادا کرنا نہ بھولا۔ اس نے تو کہا تھا گڑیا کے لیے بھی ایک چاکلیٹ کا ڈبہ لے کر آئیے گا، اور وہ واقعی لے آیا تھا۔ جب اس کی بہن زندہ تھی تو وہ کیوں نہ لاتا؟ وہ مسکرا کر واپس پلٹا اور وہ ڈبہ مشل کی طرف بڑھا دیا۔ مشل کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت اور خوشی ابھری۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی آئی۔ اسلام کچھ فاصلے پر کھڑا اس کی خوشی سے ٹمٹماتے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، پھر ماضی کی ایک یاد دماغ میں آئی جب مشل یعنی زویا نے اس سے پہلی بار عیدی مانگی تھی اور اسلام نے اپنا والیٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ اس دن بھی اس کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسی آج آئی تھی۔ اسلام نے سالوں بعد اس کے چہرے پر ویسی خوشی دیکھی تھی، اور اس کے چہرے کے ان تاثرات کے لیے وہ جان بھی دے سکتا تھا۔ اس کا غصہ کہیں دور جا سویا۔ مشل نے حیرت سے وہ ڈبہ دیکھا۔ ہاؤ، یہ ساری میرے لیے ہے بگ برو؟ وہ خوشی سے سوال پوچھتی 22 نہیں 6 سالہ بچی لگی۔ ہاں، یہ سب میری گڑیا کے لیے ہیں۔ شاویز آگے بڑھا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ اسلام کی جلتی رگ پھڑائی۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور مشل کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ بس میری بیوی سے زیادہ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھوں میں آگ لیے اس نے شاویز کو بھسم کر دینے والی نظروں سے گھورا۔ مشل نے حیرت سے اسلام کو دیکھا۔ اس نے مشل کو اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جیسے وہ بھاگ جائے گی۔ شاویز کو عالم شاہ کی ایسی شکل دیکھ کر ہنسی تو بہت آئی، مگر وہ ضبط کرتا کچھ غصے کے تاثرات چہرے پر سجائے، اور دوسرے ہی پل اس نے مشل کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ تو ان دونوں کو بے یقینی سے دیکھ کر رہ گئی۔ مت بھولو اسلام شاہ، یہ میری بہن پہلے ہے اور تمہاری بیوی بعد میں۔ شاویز نے بھی سخت لہجے میں دانت پیس کر جواب دیا۔ اسلام کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے شاویز کا وہ ہاتھ جس سے مشل کو پکڑا تھا زور سے چٹک دیا۔ شاویز کا ہاتھ ٹوٹتے ٹوٹتے بچا۔ بھائی ہو اس لیے اتنا برداشت کیا۔ مجھے بالکل پسند نہیں کوئی دوسرا مرد میری بیوی کو ہاتھ لگائے، چاہے وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ اسلام کے لہجے میں وحشت تھی، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ مشل نے سالوں بعد اس کے لہجے میں دیوانگی دیکھی تھی۔ اسلام کے لہجے میں وہ اندر تک کپ کپا اٹھی۔ شاویز کا دل چاہے اس کا منہ توڑتے۔ مشل نے بہت مشکل سے اپنی حیرت پر قابو پایا، پھر ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں کچھ خفگی لیے اسلام کو گھورا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھائی میرے،
खबरदार, अगर आज के बाद आपने मेरे बिग ब्रो को कोई तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उंगली उठाए असलाम को वार्न किया। शावेज़ के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। असलाम ने हैरत से अपनी बीवी को देखा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको अपनी ज़ुबान में समझा दो कि तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश ना करे, वरना मैं इसका हाथ काट दूंगा। असलाम का लहजा बर्फ़ से ज़्यादा सर्द था। मशल का दिल धड़कने से इनकारी हुआ। उसके लहजे में हैवानियत थी जिसने मशल के बदन में सनसनाहट तारी कर दी। उसकी ओशन भरी आंखों में कुछ पल के लिए खौफ नमूदार हुआ था। इसे असलाम शाह से खौफ आया था। शावेज़ को तो जैसे इसकी धमकी से फ़र्क ही न पड़ा। आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर इन्हें एक खराश भी आई तो हम मुझे अपने मद्दे मुकाबिल पाएंगे। मशल ने कुछ सख्त लहजे में एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया। असलाम के चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। उसने अपना दायां हाथ मशल की कमर में डालकर उसे अपनी जानिब खींचा। वो भटभटी निगाहों से इस शख्स को देख कर रह गई। इस इस्लाम से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे मामले में मेरे दिल का दिमाग ख़राब रहता है। तुम शायद भूल गई हो कि 16 साल पहले भी तुम सब पर ज़्यादा सिर्फ मेरा हक था और आज भी तुम सिर्फ मेरी हो। ये सारा तुमसे मेरी बात करने का हक रखता है। खबरदार, अगर इसने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं इसका वो हाल करूँगा कि फिर हाथ हिलाने के लायक नहीं बचेगा। तुम्हें सिर्फ मैं छू सकता हूँ, समझ गई? असलाम का लहजा मशल के साथ नरम मगर दो टोक था। वो इसे समझा रहा था या डरा रहा था, वो समझ ना सकी। शावेज़ ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींची। उसके सामने खड़ा होकर इसकी बहन के साथ ठड़क छाड़ रहा था। वो कुछ भी नहीं कह सकता था। मशल ने कुछ पल उसे हैरत से देखा, फिर गुस्से से दूर धक्का दिया। वो लड़खड़ाया, फिर बहुत मुश्किल से खुद को कंपोज किया। आपके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया। जाएं, जाकर इलाज करवाएं। अनकरीब पागल हो जाएंगे। और ख़बरदार, अगर आपने मुझे मेरी इजाज़त के बिना हाथ लगाया, मुझ पर सबसे ज़्यादा मेरा हक है। असलाम को गुस्से में बातें सुनाती वो वापस शावेज़ के पास गई और उसके हिसार में खड़ी हुई। असलाम ने उसे देखा, फिर दिमाग में कोई ताना बाना बना और फिर वो पलटा और ऊपर कमरे में चला गया। मशल मुस्कुरा कर शावेज़ से बातें करने लगी। वो हैं ही ऐसे, इनको छोड़ें। आपको पता है मैं आपको ख्वाबों में देखती थी। शावेज़ की आंखों में अचानक नमी भरी। उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। फिर उसके साथ सोफे पर बैठ गया और वो इससे ढेरों बातें करने लगी। लाउंज में हर तरफ इन दोनों के कह के गूंज रहे थे। सारी हवेली वाले मुस्कुरा कर इनको ही देख रहे थे। रात के 9 बज गए थे। वो शावेज़ के साथ बातें करती रही। कितना वक्त गुजर गया पता भी नहीं चला। असलाम खाने के वक्त भी नीचे ना आया। मशल ने खाना तो खा लिया मगर अब इसकी फ़िक्र हो रही थी, इसलिए खाना ट्रे में रखती ऊपर की जाने बढ़ी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो कमरे में खूब अंधेरा था। मशल ने दरवाज़ा खुला छोड़ा, फिर हल्की सी रोशनी जो कमरा खुला होने की वजह से आ रही थी, इसमें देखती ट्रे को बेड के साइड टेबल पर रखा। अभी वो सीधी हुई थी कि दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और इसके साथ कमरे में दोबारा अंधेरा छा गया। मशल के चेहरे पर खौफ नमूदार हुआ। ये दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया? वो चौंक न होती बोले हुए स्विच बोर्ड की जानिब बढ़ती, मगर इससे पहले वो दूसरा कदम उठाती कमरे में नाइट बल्ब जल उठा और इसके साथ सारा कमरा लाइट येलो खूबसूरत रोशनी से नहा गया। कमरे में ख्वाबनाक माहौल बन गया। मशल की नज़र कमरे में घूमी। उसके कुछ भी सोचने समझने से पहले वो इससे पीछे से अपने हिसार में कैद कर चुका था। मशल का खौफ ख़त्म हुआ। असलाम ने एक झटके से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और इसे कमर से कैद किए अपने करीब किया। उसकी आंखों में दीवानगी की आग जल रही थी जिसने मशल को कपकपाने पर मजबूर कर दिया। उसने हैरत से असलाम के बाजू को देखा जिस पर अब प्लस्तर नहीं था। वो यकीनन इसे उतार चुका था। असलाम ने अगले ही पल इसके गले से दुपट्टा निकालकर बेड पर उछाल दिया। मशल को इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। ये क्या बदतमीज़ी है? छोड़े मुझे, दूर रहें। मशल ने बहुत मुश्किल से कुछ बोला। उसके लहजे में बौखलाहट साफ थी। असलाम ने उसे आज़ाद कर दिया। मशल ने पुरसुकून सांस ली तो वो 2 कदम पीछे हुआ, मगर अगले ही लम्हे उसने मशल को धक्का दिया। वो सीधा बेड पर जाकर गिरी और इसके साथ उसका दिमाग फक से उड़ा। असलाम इसके ऊपर ही गिरा, फिर उसके चेहरे को अपनी उंगली ट्रेस करने लगा। मैंने मना किया था ना कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और हाथ नहीं लगाएगा। फिर क्यों चिपक रही थी इसके साथ? असलाम का लहजा काफ़ी सर्द था। मशल को असलाम से ऐसी दीवानगी की तवक्को नहीं थी। उसने बेयकीनी से शख्स को देखा। भाई हैं वो मेरे। उसने बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए। अच्छा, और मैं शौहर हूँ तुम्हारा। मुझे तो ऐसे कभी नहीं चिपकी जैसा साले के साथ चिपक रही थी। उसकी उंगली मशल के शहरक पर ट्रेस हो रही थी। मशल की सारी बहादुरी हवा हुई। सालों बाद मिली हूँ, गले लग सकती हूँ, छोड़े मुझे सांस नहीं आ रही। उसने असलाम के सीने पर दबाव डालकर उससे खुद से दूर करना चाहा, मगर वो अपना सारा वजन मशल पर डाले उसके चेहरे के एक एक नक्श को तक रहा था। नहीं मेरी जान, हाथ सांस तो मैं तुम्हारा रोकूंगा, वो भी अपने तरीके से। वह इसके कान में सरगोशी करता ऐसे साकत कर गया। वो हिल भी ना पाई।
मेरी पीठ पीछे तुम इससे चॉकलेट लेकर खाती थी और मुझे भनक भी नहीं पड़ने दी। तुम्हारी ये गद्दारी तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकती है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी ना। उसने मशल के दोनों हाथ बेड से पिन कर रखे थे और वो हिल भी नहीं पा रही थी। असलाम इसके चेहरे पर झुका। मशल ने चेहरा मोड़ना चाहा मगर अब कहाँ मुमकिन था। वो दीवानों की तरह इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने लबों से छूता पागल होने लगा। मशल ने सांस लेने की कोशिश की मगर सांस सीने में ही अटक गया। उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। इस्लाम ने इसकी हालत पर रहम खाते इसके लब आज़ाद किए। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी मगर सांस फूल गया था। इस्लाम की नज़र इसकी गर्दन की जानिब उठी। साफ बेदाग और सफ़ेद गर्दन। वो इसकी गर्दन पर झुका। मशल की गर्दन पर जलन होने लगी। वो जगह जगह से सुर्ख होने लगी। वो अपने दांतों से इसकी गर्दन पर निशान छोड़ रहा था। इस्लाम ने उसकी ब्यूटी बोन पर दांत गाड़े वो उससे सक उठी। हाँ। उसने अपने हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश की मगर बुरी तरह नाकाम हुई। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों में बेडशीट दबोची। इस्लाम के हाथ उसकी कलाई से होते उंगलियों तक गए। फिर उसने अपने खुरदरे हाथ से उसकी नाजुक हाथों की उंगलियों को खोला, बेडशीट आज़ाद करवाई और उसमें अपनी खुरदरी उंगलियां उलझाई। मशल ने ज़ोर से आंखें मींच लीं। उसका सांस फूल गया था। फिर इस्लाम सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आज इस्लाम का इसकी हालत पर रहम खाने का कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा था। इस्लाम कुछ देर बाद पीछे हुआ, फिर उठ खड़ा हुआ। मशल का जिस्म उसके वज़न से सुन्न हो गया था। उसने आंखें खोल लीं। इससे पहले वो उठने की कोशिश करती इसकी नज़र इस्लाम पर गई जो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। मशल का दिमाग माफ हुआ। आंखों में अचानक खौफ नमूदार हुआ। सारे जख्म हरे हुए थे। वो फ़ौरन उठ बैठी और पीछे सरकने लगी। दूर रहे मुझसे, ख़बरदार मेरे करीब आए तो। फिर ज़हनी अंदाज में खौफ के साथ साथ चीखती। इस्लाम ने हैरत से उसे देखा। वो बेड के दूसरे कोने तक पहुंच गई थी। मशल। वो बेयकीनी से उसकी तरफ बढ़ा मगर वो मज़ीद खौफज़दा होने लगी। नहीं हूँ मैं आपकी मशल, दूर रहें। अगर मुझे हाथ लगाया तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी। इस्लाम शाह साकत का साकत रह गया। इसे मशल की दिमागी हालत ठीक नहीं लगी। यकीनन ये सब एक के बाद एक हादसात का दिमाग पर असर था। रिलैक्स, मैं दूर हूँ, रिलैक्स हो जाओ। इस्लाम ने नरमी से कहकर इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। वो फ़ौरन दाईं जानिब खिसकी। इस्लाम के अंदर कुछ घायल हुआ था। वो बेड से उठा, फिर शर्ट के बटन बंद किए और उसकी तरफ देखा जो सुकड़ी सिमटी बैठी थी। वो दोबारा इसके पास आया। सीधी होकर लेट जाओ, मशल, सुकून से सो जाओ। मगर वो साकत बैठी रही। इस्लाम उसके पास बैठा। मशल, मैं कह रहा हूँ सो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, उसने सर्द लहजे में कहा। इस्लाम की बात पर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा। फिर वो फ़ौरन लेट गई। इस्लाम ने ब्लैंकेट खोलकर उस पर दिया और बेबसी से उसे देखते रह गया। वो नहीं जानता था कि इसका ये मजाक इतना भारी पड़ेगा। इस्तियाद से पहले तो मशल को कभी इतना खौफज़दा नहीं देखा था। अब इसका दिमाग पर सुकून होने में वक्त लगना था। वो ब्लैंकेट सर तक तान चुकी थी, बस बाल नज़र आ रहे थे। इस्लाम उसके पास बैठा, उसके बालों में उंगलियां चुराने लगा। वो ख़ुनूदगी में जाने लगी। वो काफ़ी देर इसके पास बैठा, इसके बालों में उंगलियां चुराता रहा। आंखें जब्त से लाल हो रही थी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाऊंगा? उसने एक नज़र अपने सीने पर डाली जहाँ दिल के मकाम पर उसने मशल लिखा था। वो तो इसे ये दिखाने वाला था मगर वो अंदर तक खौफ से लरज़ उठी। उसकी मध्यम सांसें बता रही थी कि वो सो गई है। इस्लाम की नज़र साइड टेबल पर रखी ट्रे पर गई। चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदा रही। वो जानता था कि इसकी बीवी को हर वक्त इसकी फ़िक्र रहती थी। वो खाना खाने नीचे डाइनिंग टेबल पर मौजूद नहीं था, इसलिए वो खाना कमरे में ही ले आई। इस्लाम के चेहरे पर तकलीफ ज़दा मुस्कुराहट आई थी। वो बेड से उठा, फिर ट्रे पकड़ता हुआ सोफे पर जाकर बैठा और खाना खाने लगा। हवेली में सुबह उतर आई थी। उसकी आँख खिड़की से आती सूरज की शॉं से खुली। वो उठकर बैठी, फिर अपने बाल में से जूड़े में बांधे। दिमाग बेदार हुआ तो नज़र सारे कमरे में घूमी। कमरा खाली था। मछली को अचानक कल रात का सारा मंजर याद आया। चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो इतनी खौफज़दा क्यों हो गई थी, उसे समझ न आई। दिल में अजीब वसवसे उठी। क्या वो इसे नाराज़ कर चुकी थी? इसने अपने अल्फाज से एक बार फिर इस्लाम शाह को तकलीफ़ दे दी। एक आंसू आँख की बाढ़ दौड़कर गाल पर बहा। वो होश में आई, फिर उठकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। वो कपड़े सारे कबर्ड में सेट कर चुकी थी मगर इस्लाम का इरादा इसलिए ढेर सारी शॉपिंग करने का था और वो 2 दिन से शायद कोई 20 शॉपिंग बैग इस कमरे में आ चुके थे। उसके बाजू में गोली लगी थी, फिर भी इसके लिए अपनी पसंद की शॉपिंग करके ला चुका था। वो उस शख्स के जुनून का कुछ नहीं कर सकती थी। उसने सारे ड्रेस आगे पीछे किए, समझ नहीं कौन सा पहने। फिर नज़र एक ब्लैक फ्रॉक पर गई। मशलचा के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार रही। आंखों में अनोखी चमक उभरी थी। इसने 5 महीनों से ब्लैक कलर नहीं पहना था। तो जनाब की नाराज़गी दूर करने का हथियार मिल गया। वो अच्छे से जानती थी ब्लैक कलर इस्लाम शाह की कमज़ोरी है। ज़िंदगी में इतने दुख दर्द आए थे कि वो इस रंग को पहनना छोड़ चुकी थी। इसने वो ब्लैक फ्रॉक निकाली जिसके किनारों पर गोल्डन काम हुआ था। आधे घंटे बाद वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल खुश कर रही थी। चेहरे पर बहुत अरसे बाद खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। वो मुस्कुराहट जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट देखने को मिली थी। वो मुस्कुराती हुई इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई इसे देखता तो इसका दीवाना हो जाता। इसके कानों में कहीं दूर से इस्लाम की आवाज़ आई,
ब्लैक कलर मेरा मोस्ट फेवरेट है। इस रंग में तो मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, सिर्फ मेरी लगती हो। मशल ने बाल सारे खोल दिए, बस आधे बालों को क्लिप में बांधा। इसके लंबे सीधे रेशमी खूबसूरत बाल इसकी कमर से भी नीचे आ रहे थे। वो बहुत लंबे और खूबसूरत थे। वो उठी, फिर बेड तक आई, अपना दुपट्टा उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। इस्लाम शाह के साथ बाएं जाने वाली कुर्सी खाली पड़ी थी और वह कुर्सी थी मशल शाह की। इस हवेली में एक दस्तूर था कि डाइनिंग टेबल पर बीवी अपने शौहर के पहलू में बैठकर ही खाना खाती थी, इसलिए सब शादीशुदा जोड़ों की कुर्सियाँ मखसूस थीं। सरबराही कुर्सी पर आगा जान बैठे थे तो इनके दाएं जानिब आज़म साहब के साथ अमीना बेगम, उनके साथ अलीना बेगम के बाएं जानिब इर्तज़ा साहब, उनके बाद अल्तमश साहब के साथ साहब साजदा बेगम के साथ नादिया बेगम और आखिर में अमान साहब। आगा जान के बाएं जानिब इस्लाम शाह बैठा था तो दूसरी कुर्सी मशल की थी। मशल की बाएं जानिब हेज़ल बैठी थी और हेज़ल के साथ बालाज, बालाज के साथ आलम बैठा था और इनके साथ निदा और हाला, और फिर वो तीनों बैठे थे। मशल मुस्कुराकर आगे बढ़ी और इस्लाम के साथ वाली कुर्सी खींचती हुई बैठी। वो जो पानी का गिलास पी रहा था, अपनी बीवी पर नज़र पड़ते उसका पानी हलक में ही अटक गया। गले में फंदा लगा। उसने गिलास चेहरे के पास से हटाया और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। मशल की मुस्कुराहट गायब हुई। मशल ने फ़ौरन उसकी कमर में नरमी से हाथ फेरा। शाह, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? इस्लाम भी इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में मौजूद था। दोनों साथ बैठे मुकम्मल लग रहे थे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इस्लाम यकटक उसे देखे गया। कितने अरसे बाद उसने ये रंग से बेतन किया था। आप ठीक है ना? उसने इस्लाम का कंधा हिलाया तो वह होश में आया। सब ने एक नज़र उन्हें देखा और खाने की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। वो इसके कान के पास झुका। इस तरह ब्लैक ब्यूटी बनकर सामने आओगी तो कौन का फिर ठीक रहेगा? मशल का सफ़ेद मलाई जैसा चेहरा सुर्ख हुआ। वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोल रहा था, क्यों? मुझ मासूम को हार्ट अटैक देने का इरादा है? मशल को इसकी नज़रें अपने आर पार होती महसूस हो रही थी। मासूम, और वो भी आप? इस्तग़फ़ार। वो बस सोच सकी, इस तरह मुझे कमज़ोर करके क्या साबित करना चाह रही हो? वो कुछ भी बोलने के काबिल न रही। चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ा था। सुनो मेरी जान, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो आइंदा इतनी खूबसूरत न लगना, वरना मैं खुद पर मज़ीद पहरे नहीं बांध पाऊँगा। और मशल का दिल बहुत ज़ोरों से धड़का। उसने अपनी कैफियत पर काबू पाने के लिए जल्दी से गिलास पकड़ा और जग से पानी गिलास में डेल कर मुँह से लगाया और एक ही सांस में सारा पानी पी गई। इस्लाम शाह उसे देखकर सांस लेना ही भूल गया था। सुकून से नाश्ता करें, अपनी खफत मिटाने को इसने इस्लाम पर चढ़ाई कर डाली। वो ज़ेरे लमस कराया, तुम्हें देखकर सुकून चैन सब तबाह हो गया है। मशल शाह की बहादुरी फिर से हवा आई। वो कन्फ्यूज़ हुई। इससे अच्छा ये रंग पहनती ही ना। इस्लाम शाह ने खुद पर कैसे कड़े पहरे बैठाए थे वही जानता था। आज तो ये रंग पहन लिया, आइंदा इस दिन पहना जिस दिन मुझे अपने करीब आने की इजाज़त दे सको। इससे पहले अगर पहना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही एक लफ्ज़ उसके पास झुका सर लहजे में कहता मशल को अंदर तक कपाने पर मजबूर कर गया। वह ऐसी लाजवाब हुई कि सारे अल्फाज ख़त्म हो गए। वो न जाने कितनी ही देर बेहिस्सो हरकत बैठी रही। अमीना बेगम की आवाज़ से होश आया। गुड़िया बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही? पसंद नहीं आया? वो हड़बड़ा कर सीधी हुई। नहीं तायम्मा, अच्छा है। वो सर झुटक कर खाने लगी, मगर लहजे में बौखलाहट शामिल थी। इस्लाम ने बहुत मुश्किल से अपना ध्यान खाने की तरफ मरकूज़ किया। आज़म साहब को अचानक कुछ याद आया। गुड़िया मेरा बच्चा, तुमने जो काम कहा था वो हो गया है। मशल और हेज़ल दोनों के हाथ रखे। दोनों ने आज़म साहब की तरफ देखा। बलबशा और सोया दोनों की कब्रों पर उनके नाम की तख्ती लगा दी गई है और मशल के चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। खाना खाते सबके हाथ रुके थे। उसने मुस्कुरा कर सर हिलाया। बहुत अच्छा हो गया। हेज़ल की आंखों में खुशी से नमी चमकी थी। आज अगर उसकी माँ और बहन की कब्र पर इनका नाम था तो सिर्फ मशल शाह की वजह से। उसे अपनी इस बहन पर ढेरों ढेर प्यार आया। सालों बाद सब कुछ ठीक करने वाली मशल शाह थी। वो वापस आ गई थी। अब सारे उलझे डोर सुलझने वाले थे। हेज़ल के लिए वो मशल के साथ आज भी इसकी बड़ी बहन ज़ुया ही थी। उसने नाश्ता ख़त्म किया, फिर एक नज़र इस्लाम को देखा जिसके चेहरे पर कुछ बेजारियत थी। वो उठ खड़ी हुई। क्या हुआ आपी? हेज़ल के सवाल से उसने हेज़ल को देखा। कुछ नहीं, कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। और इस्लाम शाह के सीने में अंदर तक ठंडक उतरी। सारी बेजारियत गायब हो गई। हाँ तो मुलाजमा बनार आती हैं, आप क्यों किचन में जाकर काम करेंगी? मशल हिला हल्का सा मुस्कुराई। नहीं नहीं, सिर्फ मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद है। हर इस्लाम शाह का दिल चाह मशल शाह को फ़ौरन अपने सीने में भींच ले। इस वक्त से मशल पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो कितने अच्छे से जानती थी। वो कहना चाहता था कि मेरे लिए अपने हाथों से एक कप कॉफ़ी बना दो। तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पिए बहुत महीने हो गए हैं। वो जैसे इसके दिल में छुपी बात जान गई थी। हेज़ल ने मुस्कुराहट जब्त की। पाला आज उसके कान के पास झुका। गुड़िया से ही कुछ सीख लो कि अच्छी बीवियाँ कैसी होती हैं। हेज़ल ने रुख मोड़कर इससे घूरी से नवाजा। नहीं, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ। पालाज ने मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। अब तुम समझदार हो तो मैं क्या कह सकता हूँ।
ہیزل کے تو اندر تک کڑواہٹ اتر گئی. وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. اچھا اب میں اچھی نہیں رہی نا؟ تو نہ بناتے بیوی. میں کون سا مری جا رہی تھی آپ کی بیوی کے رتبے پر فائز ہونے کے لیے؟ اس کے جل بھن کر کہنے پر ڈائننگ ٹیبل کی فضا میں نوجوان پارٹی کی دبی دبی ہنسی گونجی. پالاج نے رخ موڑ کر ان سب کو گھورا کہ سب کے دانت اندر ہوئے. بڑے تو تقریباً سب اٹھ گئے تھے. ہیزل یہ کیا طریقہ ہے شوہر سے بات کرنے کا؟ تمہیں تمیز سکھائی ہے میں نے؟ نادیہ بیگم نے سر پکڑ لیا. ہاں تو اماں شوہر کو جب میں اتنی ہی بری لگتی ہوں تو نہ بناتے بیوی. وہ اماں کو بھی سنا کر اوپر کمرے میں اپنے بیگ لینے چلی گئی. انہوں نے کچھ شرمندگی سے پالاج کو دیکھا. اسے معاف کرنا بیٹا ابھی نہ سمجھ ہے. پالاج نے مسکرا کر چائے کا کپ پکڑا. آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں چچی سائیں، اور مجھے اس کی کوئی بات بری نہیں لگتی. جب وہ مجھ پر حق جتاتی ہے تو اچھا لگتا ہے. نادیہ بیگم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. مشل کچن میں آئی تو ملازمہ نے ادب سے اس کے سامنے سر جھکایا. آپ کو کچھ چاہیے تھا تو ہمیں کہہ دیتی، ہم اتنی گرمی میں کچن میں کیوں آ گئیں بیوی جی؟ مشل نے سارے کچن کا جائزہ لیا. کافی خوبصورت کچن تھا. مجھے کافی کا سامان چاہیے. ملازمہ نے دوبارہ ادب سے کچھ کہنا چاہا. میں بنا دیتی ہوں، آپ کیوں زحمت کریں گی؟ مشل ہلکا سا مسکرائی، پھر نفی میں سر ہلایا. نہیں، آپ کے چھوٹے شاہ سائیں صرف میرے ہاتھ کی کافی پیتے ہیں. میں بنا لوں گی، آپ بس سارا سامان بتا دیں کہاں پڑا ہے. ملازمہ نے ادب سے سر ہلایا، پھر سارا سامان دودھ، چینی، کافی اور کریم اس کے سامنے شیلف پر رکھی. مشل نے مگ پکڑا، پھر کافی بنانے لگی. وہ کافی مہارت سے بنا رہی تھی کہ ملازمین حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئیں. 5 منٹ بعد ہیزل کالا برقع پہنے، نقاب کیے، بیگ کندھے پر ڈالے نیچے اترتی نظر آ رہی تھی. پالاج نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا. ہیزل نے اسے دیکھ کر منہ موڑا. پالاج نے مسکراہٹ دبائی. وہ کچن میں گئی، پیچھے سے مشل کو حق کیا. ہو کیا آپی؟ میں یوں نہیں جا رہی ہوں. مشل کھل کر مسکرائی، ویسے بتا کر واپس باہر نکل گئی. مشل نے اس کی حفاظت کی دعائیں کی اور دوبارہ کافی کی طرف متوجہ ہو گئی. اگلے 5 منٹ بعد وہ تینوں پالاج کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے نکل گئیں. مشل کچن سے باہر نکلی تو اسلام کہیں بھی نہیں تھا. اس نے سوالی نظروں سے آس پاس دیکھا. احد، عصام اور حازم بھی کالج جانے کے لیے تیار تھے. یہ کہاں گئے اب؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے ٹیبل تک آئی. اسلام اوپر چلا گیا ہے. نادیہ بیگم کی بات پر وہ سر ہلاتی کافی کا مگ پکڑے اوپر کمرے میں چلی گئی. علم بھی ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا. شاویز اپنے روم میں سو رہا تھا. آج وہ آفس نہیں گیا تھا اور اسلام کی چوٹ کی وجہ سے مشل اور امینا بیگم نے اسے کہیں جانے نہ دیا. اس لیے وہ 3 دنوں سے حویلی میں بیٹھا بس آرام ہی کر رہا تھا. وہ کافی کا مگ پکڑے کمرے میں آئی تو لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہا تھا. مشل نے کافی کا مگ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا. وہ کافی سنجیدہ اور مصروف نظر آ رہا تھا. وہ بیڈ تک آئی، پھر اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی. کافی دنوں سے ہی بی جان سے بات نہیں ہوئی تھی. ان کو کال ملا رہی تھی. وہ بالکنی میں بات کرنے کی غرض سے چلی گئی. اسلام نے کافی کا مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا. کتنے عرصے بعد بہترین ذائقہ کافی گلے سے نیچے اتری. اسے اپنی رگ رگ میں سکون اڑتا محسوس ہوا. موڈ خوشگوار ہو گیا. باہر وہ بالکنی میں چیئر پر بیٹھی مسکرا کر بی جان سے باتیں کری تھی. آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے میں آئی. سنیں؟ اسلام شاہ کو مخاطب کیا. اسلام سارے کام روکتا اس کی طرف متوجہ ہوا. سنائیں؟ آنکھوں میں مخصوص چمک تھی جو صرف اسے ہی دیکھ کر آتی تھی. ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی جو اس کے دونوں ڈمپل ہلکے سے شو کروا رہی تھی. مشل نے اپنا موبائل اسلام کی طرف بڑھایا. فرال مجھ سے ملنے حویلی آنا چاہتی ہے، لوکیشن شیئر کر دیں. اسلام نے سر ہلا کر موبائل پکڑا اور لوکیشن فرال کو سینڈ کر دی. پھر موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں ٹیبل پر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا. دوسرے ہی لمحے وہ مشل کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا. وہ کچھ کنفیوز ہوتی ایک بات کہوں؟ نرم لہجے میں سوال پوچھتا اسلام شاہ کو حیران کر گیا. وہ اجازت مانگ رہا تھا اس لیے وہ کچھ حیران ہوئی. اس نے کچھ جھجکتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا. یو آر موسٹ پریشیس اینڈ بیوٹیفل گفٹ آف مائی لائف. ہر مشل شاہ کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت ابھری. اسے اسلام شاہ سے اتنے خوبصورت اظہار کی توقع نہیں تھی. یو آر دا وومن آئی لو فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ. اپنے محرم کے منہ سے اتنے خوبصورت اظہار نے اسے اندر تک سرشار کر دیا. اس کا دل بہت زوروں سے دھڑکا کہ دھک دھک کانوں میں سنائی دینے لگی. وہ بلش کر رہی تھی اور اسلام نے یہ منظر بہت دلچسپ نظروں سے دیکھا. وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. آئی لو یو سنو وائٹ. اس پر مشل شاہ کی آنکھوں کے سامنے چہرے پر بھی بہت خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی. ہر وقت جلتی رہو.